नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, आप यकीन मानिए आपको ये विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, ये घटना आज तक की सबसे भयानक और सबसे अजीब घटना है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना ओडिशा की आज तक की सबसे भयानक और सबसे खौफनाक घटना थी। तो आप वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। ये कहानी है उड़ीसा की। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पल्ली नाम के इलाके की एक मोहल्ले में का एक रिटायर्ड कर्नल अपनी पत्नी के साथ एक आलीशान घर में रहता था। और ये लेफ्टिनेंट कर्नासी में डॉक्टर था जो कि रिटायर हो चुका था, जिसका नाम था सुमननाथ परिड़ा। और दोस्तों, इस मोहल्ले में सुमननाथ परिड़ा का घर लोगों को बड़ा ही अजीब लगता था। और इसी घर में सुमननाथ परिड़ा ने कुछ ऐसा कर दिया था जो बहुत ही ज्यादा भयानक था, जिसने पूरे उड़ीसा को झकझोर दिया था। दरअसल सुमननाथ परिड़ा इस मोहल्ले में बड़े आलीशान घर में अपनी पत्नी उषा श्री के साथ रहता था। और दोस्तों, ये इस घर में सिर्फ दोनों ही रह करते थे। सुमननाथ परिड़ा ने 1977 में उषा श्री से शादी की थी। शादी के बाद सुमननाथ और उषा श्री के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया और वो अमेरिका चला गया, और बेटी भी दुबई में सेटल हो गई। अब 1998 में सुमननाथ परिड़ा सी में डॉक्टर की नौकरी से रिटायर हो गए और वो अपनी पत्नी के साथ इस 2 मंजिला घर में रहने लगे, जिसमें सिर्फ ये दोनों मियां बीवी भी रह करते थे। सुमननाथ की उम्र 70 साल की थी और उनकी पत्नी लगभग 60 से 65 साल की थी। और दोस्तों, सबसे अनोखी बात यह थी कि सुमननाथ का बिहेवियर बड़ा ही अजीब था। उनके मोहल्ले के लोग बताते हैं कि सुमननाथ परिड़ा उसे मोहल्ले का सबसे अजीब किस्म का आदमी था। और वाकई में सुमननाथ ने इतना भयानक कांड करके ये बात साबित भी कर दी थी। और दोस्तों, उसे मोहल्ले के लोग उसे घर के अंदर जाना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं जाते थे। और दोस्तों, एक और बात यह थी कि सुमननाथ परिड़ा शाम की 6 बजे ही सो जाता था और वो सुबह के 3 बजे जग जाता था। उसका घर शाम के 6 बजे के बाद ऐसे सुनसान हो जाता था जैसे उसे घर में कोई नहीं हो। और जब कोई उनके घर के आगे कोई गाड़ी पार कर देता या गाड़ी खड़ी कर देता तो वो उसे पर चिल्लाने लगता था। इसके साथ जब कोई पास में बने मंदिर में भी घंटी बजाता तब भी उसे बड़ा गुस्सा आता था। और दोस्तों, अक्सर इनके घर में इन दोनों मियां बीवी के आपस में झगड़े होते रहते थे, लेकिन जैसे तैसे इनकी अकेले की घर गृहस्थी चल रही थी। अब सरकारी नौकरी के बाद सुमननाथ ने कई प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया था और हो संगठन में बतौर सलाहकार के रूप में भी सुमननाथ ने काम किया था। और दोस्तों, सुमननाथ का उस इलाके में एक छोटा क्लिनिक भी था। लेकिन सुमननाथ की दोनों बच्चों के कभी भी अपने पापा से नहीं बनती थी। वो फोन पर अक्सर अपनी माँ से ही बात किया करते थे और अक्सर हफ्ते में 2-3 बार अपनी माँ से बात किया करते थे। लेकिन उनके बेटे और बेटी को अपने पापा का स्वभाव बड़ा ही अजीब और डरावना लगता था। वो अपने पापा से ज्यादा बात नहीं करते थे। और इसी दौरान ये बात है 2013 के जून महीने के एक दिन की। सुमननाथ का बेटा डॉक्टर मनोज परिड़ा, जो अमेरिका में रहता था, वो अपनी माँ उषा श्री को फोन करता है, लेकिन उसकी माँ का फोन स्विच ऑफ आता है। फिर मनोज कुछ देर बाद फोन मिलता है, लेकिन फोन फिर स्विच ऑफ आता है। तो मनोज को लगा माँ कहीं बाहर गई होगी, लेकिन फोन फिर स्विच ऑफ आता है, बंद आता है। लेकिन वो लगातार कुछ दिन ऐसे ही फोन करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ ही रहा था। अब ऐसा करते करते 19 से 20 दिन बीत जाते हैं। अब मनोज को भी घबराहट होने लगी थी कि आखिर माँ ने फोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा है। तो आखिर में मनोज अपने पिता को फोन करता है और अपने पिता से पूछता है कि माँ कहाँ है, माँ से मेरी बात करवाओ। तो पिता कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन सुरेखा के पास दुबई गई है। तो बेटा मनोज तुरंत फोन रख देता है और अपनी बहन सुरेखा को दुबई में फोन लगाता है
और मनोज जैसे ही सुरेखा से पूछता है कि क्या माँ यहाँ तुम्हारे पास है, तो सुरेखा कहती है कि माँ मेरे पास नहीं है और कई दिनों से माँ से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन माँ का फोन नहीं मिल रहा है। ये सुनते ही मनोज चौंक जाता है और मनोज को शक हो जाता है। उसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास होता है। तो मनोज परिदा घबराया हुआ सब भुवनेश्वर में रहे अपने मामा को फोन करता है और उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि आप जल्दी से घर पर जाकर चेक करके आओ, क्योंकि मनोज को अपने पापा पर भी डाउट था। और दोस्तों, इस कहानी में इस संकी ने जो किया उसने वहां के लोगों की नींद हराम कर दी थी। अब 23 जून 2013 के शाम के लगभग 5 बजे उषा श्री का भाई और उसकी बहन सुमननाथ के घर के आगे पहुंच जाते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। एक बार फिर वो घंटी बजाते हैं तो सुमननाथ परिड़ा आता है, लेकिन दोस्तों, सुमननाथ घर का दरवाजा नहीं खोलता है। वो खिड़की से इन दोनों से बात करता है। तो मनोज का मामा कहता है कि उषा कहाँ है, उसका फोन स्विच ऑफ हो रहा है। तो सुमननाथ कहता है कि वो अपनी बेटी के पास गई है। ये सुनकर मामा को पूरा शक हो जाता है, ये झूठ बोल रहा है। तो मामा सुमननाथ से दरवाजा खोलने को कहता है। और दोस्तों, ये बहुत अजीब था कि सुमननाथ परिड़ा दरवाजा नहीं खोल रहा था। अब डॉक्टर सुमननाथ फिर हड़की बंद करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन बाहर अभी भी उसके भाई बहन खड़े थे। तो उषा का भाई तुरंत मनोज को फोन लगता है और सारी बात बताता है। तो मनोज को भी अंदेशा हो जाता है कि घर में कुछ गलत हो गया है। तो मनोज मामा से पुलिस स्टेशन जाने को कहता है और मामा पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों को साथ लेकर उस घर के पास चले जाते हैं। अब पुलिस घर के बाहर खड़ी दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन डॉक्टर साहब दरवाजा नहीं खोलते। तो मजबूर इन पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। पुलिस दरवाजा तोड़ देती है और पुलिस घर में चली जाती है, जो अंदर से बड़ा ही अजीब लग रहा था। पुलिस डॉक्टर सुमननाथ से पूछती है कि उषा श्री कहाँ है। तो सुमननाथ कहता है कि वो अपनी बेटी सुरेखा के पास दुबई गई हुई है। तो पुलिस पूछती है कि कब गई थी। तो सुमननाथ कहता है कि 3 जून से और उसे गए हुए आज लगभग 20 दिन हो गए। तभी पुलिस कहती है कि उसकी बेटी से बात हुई है, उषा वहां नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। और सुनते ही सुमननाथ घबरा जाता है। अब पुलिस घर की तलाशी लेने शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस को भी लगा कि शायद सुमननाथ सही बोल रहा है। तभी दोस्तों, पुलिस के कुछ जवान जब सुमननाथ के बेडरूम में खड़े थे तो उन्हें बेडरूम के कोने में 2 बड़े आर्मी के ट्रक दिखाई पड़े थे, जो अक्सर आर्मी वाले अपना सामान रखने के लिए करते हैं। इन ट्रकों पर ताला लगा हुआ था। तो सबसे पहले पुलिस इन तालों को खोलती है और जैसे ही ताला खोला गया तो पुलिस देखती है कि इन ट्रकों में लगभग 22 टिफिन रखे हुए थे। तो पुलिस एक बार सोचती है कि शायद सुमननाथ पार्ट टाइम खाने की डिलीवरी का काम करता होगा, लेकिन फिर डॉक्टर साहब और घर की हालत देखकर पुलिस समझ जाती है कि ऐसा काम करने वाले नहीं होते। पहला तो घर का माहौल इतना घबराया हुआ था, दूसरा पुलिस को घर में बदबू आने लगी थी। तो पुलिस ने जब ट्रकों को खोलकर देखा तो अंदर सारा मामला सामने आ गया। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, उन ट्रकों में रखे हुए टिफिन के अंदर इंसानी मांस था। एक बार फिर पुलिस के होश उड़ गए। अब पुलिस ने सुमननाथ को पकड़ लिया और एक के बाद एक कड़ी पूछताछ की। तो सुमननाथ ने जो खुलासा किया उसने पूरी उड़ीसा को झकझोर दिया। तो सुमननाथ ने बताया कि एक दिन मैं अपनी बीवी से तंग आ गया था। मुझे उसकी शक्ल नहीं भाती थी। मैं उसे तंग कर करके उसके पूरे शरीर पर जख्म कर देता था। फिर 23 अप्रैल 2013 को मैंने उसे मार डाला और जब उसे मारने के बाद उसने उसका सारा शरीर काट डाला और वो सब कंकाल के रूप में घर में रखे हुए थे। और फिर उन्होंने उसे टिफिन बॉक्स में भरकर ट्रक में रख दिया था। फिर आगे सुमननाथ ने बताया कि मेरी बीवी के शरीर के साथ मैं ऐसा करता था। वो मरने के बाद मुझे एक परमानेंट पेमेंट मिली थी और मैंने उसे खाने के लिए लोगों को भेज दिया था।
ये सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। सुमननाथ ने पूरी सच्चाई बताई, जिसमें उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी उषा श्री को मारने के बाद उसका मांस काटकर टिफिन बॉक्स में भर दिया और बाद में उसे बाहर के इलाके में छोड़ने के बजाय उसने उन टिफिन बॉक्सों में मांस को घर के पास ही रख लिया। सुमननाथ ने बताया कि वो पिछले कुछ महीनों से ऐसा कर रहा था और उसने कई लोगों को अपने घर बुलाकर उन्हें वह मांस खाने के लिए दिया था। जब पुलिस ने सुमननाथ से और पूछताछ की तो उसने ये भी बताया कि उसे ये खून खराबा करने की आदत पड़ चुकी थी। वो मानसिक रूप से बहुत ही विकृत हो चुका था। उसकी पत्नी उषा श्री के साथ उसका रिश्ता बहुत खराब था और वो लगातार उसे तंग करता था। जैसे जैसे पुलिस ने उसकी पूछताछ जारी रखी, उन्होंने पाया कि सुमननाथ ने अपनी पत्नी को मारने के बाद उसके शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर घर में ही रख लिया था। उसने इसे अपने क्लिनिक के पास जाकर बेचने की योजना बनाई थी ताकि किसी को शक न हो। सुमननाथ के खिलाफ पूरी जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला उड़ीसा के इतिहास में एक बहुत ही भयावह और विचित्र घटना के रूप में दर्ज हुआ। पूरे इलाके में ये खौफनाक सच्चाई फैल गई थी। सुमननाथ ने अपने अजीब और खतरनाक व्यवहार से पूरी समुदाय को चौंका दिया था। ये घटना इस प्रकार एक भयानक हत्याकांड बन गई, जिसमें परिवार का कोई सदस्य ही दूसरे को मारने का आरोपी बना। पुलिस ने सुमननाथ के खिलाफ हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप लगाए और उसकी सजा की प्रक्रिया शुरू हुई। इस घटना से हमें ये समझने की जरूरत है कि कभी-कभी कुछ लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य के कारण इतने विकृत हो सकते हैं कि वे अपनों के साथ भी ऐसा जघन्य अपराध कर सकते हैं जिसका किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की हो। ये घटना न केवल उड़ीसा बल्कि पूरे भारत में एक खौफनाक उदाहरण बन गई। अंत में ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी इंसान अपनी मानसिक स्थिति के कारण खतरनाक और अप्रत्याशित रूप से व्यवहार कर सकता है।